किससे कहूँ दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। ये आज देश की उस आवाम की हालत हो गई जो देश के रहनुमाओं को हर साल तो चुनते हैं, परंतु वो रहनुमा जनहित के कार्य करने के बजाय, जनता के दुख दर्द को सहने के बजाय, उसको कम करने के बजाय, उसमें सहभागिता बनने के बजाय, उसमें मरहम लगाने के बजाय अपनी संपत्तियां और अपने सत्ता लोलुपता की हनक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, नमस्कार। आज चर्चा का मुख्य विषय है देश की लोकशाही के लिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसके 2 चरण का हो गया चुनाव। पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 सीटों पे हो चुका है। 543 सीटों में जो चुनाव होना है, देश के नए शासक कौन बनेगा। इस समय मोदी के नेतृत्व वाला अब की बार 400 पार चलेगा या लोकसभा देश की लोकशाही को बचाने की हुंकार भरने वाले कांग्रेस, सपा और जनता राजग गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन है, जो लोकतंत्र लोकशाही को बचाने की हुंकार भर रहा है, वो सत्तासीन होगा। परंतु आज इन्हीं चर्चाओं के बीच में देश की आम जनता के दुख दर्द जो दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, सरकारें उनके न जन भावनाओं को सुनते हैं और न ही जन पीड़ा को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालत ये है, आज संसद से की देहरी पर भारत के लोकशाही का प्रमुख ध्वज जो 4 स्तंभ हैं, उसमें खबरिया जगत, जिसे मीडिया के नाम से आज अंग्रेजी गुलामी के लोग कहते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भारतीय पत्रकारिता का एक प्रमुख संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। देश के तमाम नामी पत्रकार, नामी नेता इस क्लब में अपने सहभागिता करते हैं। आज वहां पर देश के एक बड़े पत्रकार ने 4 प्रमुख पत्रकारों की देश के इन चुनावों पर, देश की इस दुख दर्द पर, खासकर लद्दाख जैसे क्षेत्र में सोनम वांगचुक का जो 60 दिन के आसपास का जो संघर्ष चल रहा है, उस पर सहभागिता, उसका समर्थन करने के लिए या उस पर देश के आम आवाम का ध्यान आकर्षित करने के लिए या लद्दाख के लोगों के संघर्ष को अपना समर्थन देने के लिए पत्रकारों से एक भेंट वार्ता की, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार, गुजरात समाचार के राजेश सिंह जी, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार रहे एसपी त्रिपाठी जी और पांडे जी रहे, और चौथा मुझे उसमें सम्मिलित किया गया देश के प्रसिद्ध पत्रकार जो दशकों से संसद की गतिविधियों का, संसद की कार्रवाइयों का साक्षी रहे,
उन्होंने इस बात पर बेहद अफसोस जाहिर किया कि वांगचुक के उस संघर्ष को लोकशाही के ध्वजवाहक भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी केंद्र में सरकार है, इतना बड़ा जन आंदोलन देश के सीमांत प्रांत में हो रहा है, केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है, चीन से लगे बॉर्डर पे हो रहा है, और भारत सरकार उस आंदोलन की गूंज जो पूरे संसार में सुनाई दे रही है, उस आंदोलन के प्रति उदासीन बनी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का कोई नुमाइंदा उस आंदोलन में जनता को आश्वासन देने के लिए नहीं गया, जनभावनाओं को समझने के लिए नहीं गया, तो इस पे उन्हें गहरी पीड़ा थी। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे, सारे पत्रकारों ने बखूबी से इस आंदोलन का समर्थन किया। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि आप इस आंदोलन को जो नज़रअंदाज कर रही है सरकारें, तो उसके प्रति आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि देश की तमाम, ये लद्दाख का प्रश्न नहीं है, अपितु देश के हर कोने का प्रश्न है। सवाल ये है कि आज देश की जो राष्ट्रीय धरना स्थल पर है, वहाँ पे लोग निरंतर धरना नहीं कर सकते हैं। आप 12 घंटे में केवल एक दिन कुछ घंटे का आंदोलन कर सकते हैं, और वो सतत धरना नहीं दे सकता है। वो भी लोगों ने संघर्ष करके सर्वोच्च न्यायालय से आवाज़ उठाई। हालत ये है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी वोट क्लब पर कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने पर भारत बंद का आयोजन किया था, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आपातकाल को लगाए जाने को पानी पी पी के कोसती है, वह भारतीय जनता पार्टी जब सत्तारूढ़ होती है तो देश में कोई आदमी सतत आंदोलन नहीं कर सकता। जहां राम जन्मभूमि का साकारीकरण इसी प्रकार के आंदोलन से हुआ, देश की आज़ादी के लिए जो सतत आंदोलन था इसी प्रकार के आंदोलनों से हुआ, सतत आंदोलनों से। परंतु सरकार कहती है कि राष्ट्रीय धरना स्थल पर सतत आंदोलन नहीं किया जा सकता। ये बड़ी विडंबना है। हमने बताया किस प्रकार से भारतीय भाषा आंदोलन के हम साक्षी रहे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज 4 दर्जन नेताओं ने सहभागिता किया। राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर हमने वर्षों तक आंदोलन किया। हमने राष्ट्रीय धरना स्थल से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक निरंतर धरना किया। हमने शहीद पार्क से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक धरना किया। हमने देखा कि किस प्रकार से देश के आंदोलनकारियों को, लोकशाही के ध्वजवाहकों को आंदोलनजीवी कह के वर्तमान सरकार हतोत्साहित करने का, लोकतंत्र पर कुठाराघात करती है। तो किसी पार्टी को ये बोलने की हिम्मत नहीं आती है कि ये अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। ये ठीक है, सरकार के पास दायित्व है। जहां सरकार को निर्ममता से राष्ट्र विरोधी आंदोलन को कुचलना चाहिए था, अराजकता को कुचलना चाहिए था, वहां पे सरकार तमाशबीन बन जाती है। परंतु जिन आंदोलनों को सरकार को सुनना चाहिए था, जन समस्याओं को सुनना चाहिए था, उसके प्रति मूक रहकर तमाशबीन और आंदोलन न करने की इजाजत आंदोलन तक नहीं करने देता। उनको आंदोलनजीवी कह के उनका हतोत्साहित किया जाता है। तो ये चीजें हैं। हमने ये कहा तो मुझे उत्तराखंड का याद आया। हमने कहा उत्तराखंड के लोग और अपने लद्दाख के लोग, ये सीमांत क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र का है। सीमांत क्षेत्र के लोग लद्दाख में 6 अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए
जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था धारा 370 हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, आज आंखें खुल गई है लद्दाख के लोगों की, जो आंखें उत्तराखंड के लोगों की नहीं खुली। वो कहते हैं, कई बार कहते हैं गाए अगाए कि केंद्र शासित प्रदेश होना। देखा लद्दाख के लोगों ने, वांगचुक जैसे प्रबुद्ध जीवियों ने, कि किस प्रकार से ऑल इंडिया कैडर के नौकरशाह अपने दिल्ली में बैठे आकाओं के इशारे पर प्रदेश के, उस केंद्र शासित प्रदेश के हक हकूकों को नजरअंदाज करते हैं। तो ये कहते हैं वांगचुक कि वहां एक स्थानीय छठे शेड्यूल के अनुसार, छठे अनुसूची के अनुसार वहां पे अगर जनता के प्रतिनिधि चुने जाए तो वो जनहित की बात करेंगे। दिखने और सुनने में बहुत बेहतर लगता है, परंतु हम उत्तराखंड में देखा किस प्रकार से उत्तराखंड के चुने हुए विधायकों ने मूर्खतापूर्ण और लोकतांत्रिक बात कहकर जनभावनाओं की राजधानी गैरसैंण में जाने के लिए कहा कि वहां हमें ठंड लगती है। इस प्रकार के निर्लज विधायक एक दो नहीं दर्जनों विधायक रहे। वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी से लेकर केंद्र में बैठे हुए डबल इंजन के प्रमुख मोदी को इतना नैतिक साहस नहीं आया, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इतना साहस आया उन ठंड लगने वाले विधायकों को सीधा गैरसैंण में भेजते और उनकी अगली बार टिकट काटते। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ना प्रदेश की जनता मांग रही है घुसपैठ से बचाने के लिए, उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा करने के लिए मूल निवास 1950 का जो हिमालयी राज्य पूरे देश में किया जाता है और जो भूमि कानून हिमालयी राज्यों में बना हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं, तो सरकार अनसुने कर रही है। वहां बनाया जा रहा है समान नागरिक संहिता, उससे वहां की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जो वर्तमान में जटिल घुसपैठिए हैं जिनको संरक्षण दे रखा है सरकार ने केवल वोटों के लिए, देहरादून की अवैध बस्तियों को 400-450 की बस्तियों को 2024 तक संरक्षण देने का काम किसी और ने नहीं किया, वर्तमान सरकार ने किया। और अन्य सरकारें भी जो भी सत्ता में आती, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी है, उनको कंधा देने वाले उक्रेन सहित अन्य दलों की जो गठजोड़ की सरकारें नहीं, उन्होंने भी इस प्रकार की नीति बनाने का काम नहीं किया, एक मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं की। तो हमने ये देखा उत्तराखंड की रक्षा के लिए कौन करेगा, ऐसी जनप्रतिनिधि को वोट दे दिया है दिल्ली के थोपे हुए आकाओं को, जिनको हमारे सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। अब तक उत्तराखंड बचा, चाहे आजादी के 76-77 साल हो गए। उत्तराखंड ब्रिटिश काल के बाद जो विशेष शासन यहाँ पे आया राजा महाराजाओं के समय, पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने अपने सम्मान और हक हकूकों के लिए 1994 में ऐतिहासिक जन आंदोलन किया था। उस आंदोलन से हमें अपनी पहचान मिली थी, अपनी हक हकूकों की रक्षा करने। उस ताकत को उत्तराखंड के निर्लज जनप्रतिनिधियों ने जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन थोप कर कुंद करने की कोशिश की। उस राजनीतिक ताकत को गैरसैंण में राजधानी विधानसभा बनने के बाद वहां राजधानी घोषित न करने का कृत्य भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने किया, वहां के जनप्रतिनिधियों ने किया। जो अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि वो भी हमारे नहीं हुए, वो दिल्ली के आकाओं के प्यादे बन के रहेगी। उनको जहां गैरसैंण जैसे रमणीक जगह पे भी इसलिए ठंड लगती है कि उनके दिल्ली में बैठे हुए आकाओं ने, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन में 2000 के बाद यहाँ की जमीनों को, अपने एनजीओ को, अपने प्यादों को लुटाने का काम किया। उत्तराखंड में भू कानून इसलिए नहीं लाना चाहते हैं
कि तमाम इस प्रकार के संगठन और व्यक्तियों को उत्तराखंड की जमीनों को लुटाने का काम अगर किसी ने किया तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आकाओं ने किया, और उनके प्यादे जो हमारे जनप्रतिनिधि बने उन्होंने किया। जो आज अंकिता भंडारी के प्रकरण के गुनाहगारों को सजा न देने का इतना नैतिक साहस नहीं है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पे, जिस पदाधिकारी पे अंगुली उठाई जा रही है, जहां तक वो अपने पद से उसे हटाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, उसे दूर किया जाए लोगों की नजरों से। इतनी बेशर्मी। तो इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। आज मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है, भले ही वांछुक जनप्रतिनिधियों को एक बैठक वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए, वहाँ पे एक राज्य, वहाँ के स्थानीय लोगों की एक वो कमेटी जिसको अपने प्रदेश के हक हकूकों के अनुसार उसको नौकरशाही को दिशा देने का काम। परंतु उत्तराखंड का देखिए दुर्भाग्य कि विधानसभा राज्य बना और वहाँ के नौकर जनप्रतिनिधि इतने पदलोलूप रहे, प्यादे रहे, उन्हें उत्तराखंड के हक हकूकों की कोई चिंता नहीं। उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम किया। जिस मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य गुनाहगारों को संरक्षण देने का काम मुलायम सिंह ने किया था, या केंद्र में बैठे हुए तमाम सरकारों ने, भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने किया था, उसके मुख्य गुनाहगार को भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किसी और ने नहीं किया। और उन गुनाहगार अधिकारियों को जिसने सीबीआई से लेकर मानव अधिकार आयोग से लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कटघरे में खड़ा किया था, उनको पदोन्नति देने का काम इन्हीं सरकारों ने किया था, जो हमें हमारे जख्मों को देखकर उनको भुनाने का काम कर रहे थे। आज मुझे बड़ी चिंता होती है इस बात की। हमने तो राजनीति से दूर रहने का काम किया था, परंतु कई बार हमें लगता है गांधी जी की तरह हमने भी एक बड़ी भूल की है। हमारा ये मानना है कि जिन लोगों को स्वप्न दिखाने की भावनाओं को जागृत करने का, दिशा देने का जो लोग काम करते हैं, उनको उस दिशाओं को साकार करने का भी दायित्व होता है। दिशाहीन लोग कभी महसूस नहीं करते हैं कि देश को किस प्रकार की दिशा में देना चाहिए। अगर इस चीज का एहसास गांधी जी के पास सत्ता होती तो आज देश 75-76 साल से अपने नाम, अपनी भाषाओं के लिए तरसता नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नहीं परेशान होता। जहां इस प्रकार की चीजें आज स्थिति आ गई है, मुझे बड़ा अफसोस है। उत्तराखंड की रक्षा आज तक अगर किसी ने की, महिलाओं ने की, जिन महिलाओं ने अपने संघर्षों से देश और से नहीं विश्व में इतिहास बनाया। इस गौरा देवी से लेकर चिपको आंदोलन का मूवमेंट, जो कॉमरेड गोविंद सिंह से लेकर किन महापुरुषों ने, अनाम महापुरुषों ने अपने संघर्षों से महिलाओं को नेतृत्व दिया था। गौरा देवी से लेकर टिंचरी माई, ये किस प्रकार का नेतृत्व था। टिंचरी माई जो पहाड़ को शराब से बर्बाद करने वाला, आज जरूरत है गौरा देवी की, आज जरूरत है टिंचरी माई की। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो अपनी पहचान के लिए किया था, उसमें हंसा धनाई से लेकर बेलमती चौहान, ये कौशल्या डबराल से लेकर कमला पंत, उषा नेगी से लेकर कमला कंडारी और सुशीला बलूनी, गायत्री ढोंडियाल से लेकर धनेश्वरी घड़ियाल, कमला रावत जो सल्ट की ब्लॉक प्रमुख रही, सुबह खंडूड़ी से लेकर उषा नेगी, गीत बीना बिष्ट, दिल्ली की वो वीरांगना बीना बिष्ट से लेकर सीता पटवाल, संपत्ति डोबरियाल से लेकर हंसा रोथान, कितनी महिलाएं नेत्री थी।
उन तमाम को मैं नमन करता हूँ। वो उत्तराखंड की वो जांबाज महिलाएं इस आंदोलन को नई दिशा देने के लिए जिन्होंने अपने कितना संघर्ष किया ना, महिलाओं ने, कईयों को छात्र नेता थी, कई इस प्रकार से जनप्रतिनिधि थी, तो वो तमाम संघर्ष किया। और पहाड़ को अगर जिंदा किसी ने रखा है, पहाड़ का दर्द किसी ने समझा है, पहाड़ को जिंदा वहां के पुरुषों से कई गुना अधिक वहां की महिलाओं ने लिखा है, जिनके दर्द को अगर किसी ने समझा कि लोग, उत्तराखंड के लोक गायक सम्राट नरेंद्र सिंह ने कुढूंगनी पूज में लो सोना का मैना अंधेरी रात, नाजा नाजा तू दूर प्रदेश, किस प्रकार के गीतों से उत्तराखंड की महिलाओं को दर्द को अगर किसी ने जवानों का दर्द समझा, उस पलायन के दंश को सहने वाले नौजवान का दंश सहेगा, जो चाहे भारत की सीमा की रक्षा में कर रहा हो या दिल्ली देहरादून से लेकर लखनऊ से लेकर देश के महानगरों की धूल छांक रहा हो। कितने ही अपने स्वरों में नयन सिंह नेगी ने से लेकर गोपाल बाबू गोस्वामी से लेकर चंद्र सिंह राय से लेकर गिरदा से लेकर हीरा सिंह राणा ने लेकर उन स्वरों को क्या, उन स्वरों को समझने का काम किया। पहाड़ को जिंदा रखा उन्होंने अपने जीवन भर। कितने पेड़ पखारों में, उन पहाड़ों की उन चोटियों में, उन पर्वत में कितनी वीरांगनाएं काल कलवित हो गई। प्रसव से लेकर घसियारी से लेकर किस प्रकार के कितना विकट जीवन था। आज तो सड़कों से, यातायात से, बिजली से लेकर घराट जाना होता था, धान कूटना होता, किस प्रकार से जीवन था। हमने अपनी आंखों से अपनी माँ बहनों और परिजनों को देखा, हमारी पत्नियों ने भी इस प्रकार का दर्द देखा। कितने बड़े संघर्ष करती थी, कहाँ से लकड़ी, चारा, गाय बहन, बच्चों को परवरिश करना, उन वीरांगनाओं का संघर्ष उत्तराखंड में कोई नहीं कर सकता। परंतु आज समय बच गया, आज सुविधा भोगी होने के बावजूद उत्तराखंड में पहाड़ नहीं देना बाबा। आज ये गुहार करी कि शादी उसी से की जाएगी जिसका या दिल्ली देहरादून नैनीताल तराई में जिसका अपना मकान हो, फौज में नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, पहाड़ में रहना नहीं चाहते हैं, गांव खलेरा। उन्होंने दर्द झेला है, इसलिए उस दर्द को अकेले क्यों ढोए हो। कुछ आज तो इतना काफ़ी मैंने देखा, खेत खलिहान आज उजड़ चुके हैं। सरकारें भले ही हो अपनी पीठ थपथपाए कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, पर बंजर खेत सरकारों के इस कृत्यों को लिए धिक्कार रहे हैं। कृषि उजड़ चुकी है सीमांत क्षेत्रों में। आपके उत्तराखंड की उदासीन सरकारों ने, जिन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों से, दिल्ली, मध्य प्रदेश 2004 के आसपास किस प्रकार से दिल्ली से लेकर आसपास के राज्यों के पालतू पशु, जंगली पशुओं को उत्तराखंड के जंगलों में भेजा। किस प्रकार अभ्यारण्य बनाया आज कर वो पशु जो पालतू पशु थे, हिंसक थे, अन्य प्रदेशों, उत्तराखंड में पशु इस प्रकार आधा जंगलात ने सारा बर्बाद कर दिया, आधा अभ्यारण्यों ने जब कर दिया, बाकी जो रहा कसर तो उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों ने, नौकरशाहों ने, दिशाहीन किस प्रकार से पकड़ पकड़ के भ्रष्टाचारी नौकरशाह को बाहर से लाकर उत्तराखंड में खेत खलिहान से लेकर बागवानी बढ़ेगी, पर लेकिन भ्रष्टाचारी नौकरशाहों को पकड़ पकड़ के यहाँ के नेता ला रहे हैं। यहाँ पे देश के दूर दराज से आके भ्रष्टाचारी यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं और उत्तराखंड के चंद आसीन के साथ उन लोगों को
को अपना रहनुमा बना रहे हैं। जिन लोगों ने मुलायम सिंह के प्यादों को सर आंखों पर रखा, जिन पार्टियों ने लाल कालीने बिछाई उत्तराखंड के सीबीआई के, उसमें किस प्रकार से सरकारी गवाहों कमजोर वो किया गया, केस को कमजोर करने के काम किया गया। ना आत्मसम्मान का, ना हक हकूकों का है। उत्तराखंड के तमाम संसाधनों में, जल संसाधन से लेकर जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय में आया, उसके लिए उत्तराखंड अपना हक मांगने के लिए तैयार है। किस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग में उत्तराखंड के जल संसाधनों का और उसके अन्य संसाधनों की बंदर बांट की गई, उसके प्रति उत्तराखंड की सरकारों ने कोई अपना आवाज नहीं उठाई। उत्तराखंड में वन नीति कैसी हो, आजकल आग लग रही है, गर्मियों में आग लग रही है, फिर वृक्षारोपण होगा, विश्व बैंक से लेकर तमाम अनुदान आएंगे, सारा पचपट कहां गए वो। इस प्रकार के जब तक गांव के लोगों को गांव में बसावत नहीं की जाएगी, इस प्रकार के एनजीओ से जो पूरा पहाड़ को खोखला करने के लिए जिस प्रकार के एनजीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यवसायों को इस प्रकार से हक हकूकों की रक्षा के लिए स्थानीय ग्राम सभाओं को नहीं दिया जाएगा और उनसे वन नीति में आमूल परिवर्तन किया जाए। वन जब तक हमारे हक हकूकों को, ग्रामीणों के हक हकूकों को दशकों से जो जंगल को पाल पोसते थे, उनके जीविका का, उनका जीवन मरण का साथ था, उनको वंचित करने का काम यहाँ के वन अधिनियम और इस प्रकार से दिल्ली में बैठे हुए इस प्रकार के गलत कानून बनाने वालों को ने किए। आज हम देखते हैं महिलाओं का दर्द, जब उत्तराखंड में महिलाएं बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जब हमारी बच्चियां उत्तराखंड में रहने के लिए तैयार नहीं है, गांव खेत खलिहान के लिए। केवल दिल्ली लखनऊ के लोग पलायन वाले नहीं हैं जिन्होंने अपना गांव छोड़ के देहरादून और उन कस्बों में रह रहे हैं, वो भी पलायन के भागी। और पलायन के लिए वो जनता जो मजबूर में अपने शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, अपितु वो नौकरशाह और नेता जिम्मेदार हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्रों से लेकर तमाम जनपदों से चिकित्सालयों को इस प्रकार से उजाड़ दिया, विद्यालयों को इस प्रकार से कर, सब कुछ देहरादून में केंद्रित कर दिया, जबकि गैरसैंण में राजधानी होती, इसीलिए मांग की गई थी। ये करोड़ों का जो भव्य विधानसभा बनी है, देश की सबसे रमणीक, उसको उजाड़ने का काम केवल कमीशन, नया विधानसभा बनेगा, कमीशन कौन खाएगा, कौन से ठेकेदार बनेगा, इसके लिए किया जा रहा है। जनता की मांग पे, जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। अगर जनता की कुछ होती तो उत्तराखंड के इतना मूवमेंट हो रहा है। कौन है अंकिता भंडारी के गुनाहगार को सजा देने के लिए तैयार नहीं है, उसको कटघरे में खड़े करने के लिए तैयार नहीं है, उनको वनवास तक देने के लिए तैयार नहीं है। सजा तो देनी बहुत दूर की बात है, बेशर्मी का इतना हद है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से फास्ट ट्रैक में 2014 में किरण नेगी का मामला आया था सर्वोच्च न्यायालय में, जब 7 साल फास्ट ट्रैक में आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार से फैसला देता है, जिन गुनाहगारों को जांच हाई कोर्ट ने और जांच अदालतों ने फांसी की सजा दी है, उनको बरी कर देता है। उनको बरी होने के बाद एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता है। जब कहा पुनर्विचार, तो पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपसी जो रिश्ता निभाना है, आम जनता के कानून की रक्षा नहीं करनी है, कानून का इकबाल बुलंद नहीं करना है और जनता को उपदेश देना है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, पहाड़ की चिंता कर, देश की चिंता करो। जिस प्रकार से चीन ने अपने सीमांत क्षेत्रों में बसावत कर दी, परंतु उत्तराखंड के राज्य गठन के बाद जो आबाद होने के लिए किया था, परमार की तरह नेतृत्व मिलता तो हिमाचल की तरह आज हम खुशहाल और विकसित प्रांत बनते। परंतु दुर्भाग्य है ऐसे निर्लज लोगों को, जिनको गैरसैंण में जाने में ठंड लगती हो,
ऐसे निर्लज सरकारों को, जिनको अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को कटघरे में खड़े करने के लिए साहस न हो, उनको वनवास देने का साहस न हो, उनको सत्ता से दूर करने का साहस न हो, और जो लोग भू कानून मूल निवास राजधानी गैरसैंण मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के, किसी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने इतनी निर्लजता रही कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया गया और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। कैसी सरकार है? लोक लाज, लोक काज, लोक लाज से चलता है। इसी आशा है। एक बहुत खतरनाक सिग्नल है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की नौनिहाल लड़कियां अब ये कह रही हैं कि हम शादी उसी से करेंगे, वहां के निजी क्षेत्रों में काम करने वाले सैकड़ों बच्चे अविवाहित रह रहे हैं, उनको कोई गरीब से गरीब कन्या देने के लिए तैयार नहीं है। कोई संपन्न व्यक्ति भी गांव में रहता हो, उसके साथ शादी करने के लिए आम लोग तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल से लोगों के बच्चों की शादी हो रही, अधिकांश सैकड़ों बच्चे इस प्रकार, और ये बहुत गंभीर चिंता का बात है। आज कौन सुनना है? किसको सुनाऊं दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। काला बाबा की ये कथन आज मुझे फिर याद दिलाता है कि देव, तुम्हारे इस संघर्ष, 6 साल के संघर्ष से उत्तराखंड राज्य को साकार तो हुआ, पर आप भी हमारी तरह देश की आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किया था। आज ये आज़ादी के नाम पे जिस प्रकार का लूट खसोट और आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार और सम्मान से वंचित किया जा रहा है, तो हमारे दिल में है कि हमने उन काले अंग्रेजों, उन अंग्रेजों को के खिलाफ संघर्ष किसके लिए किया। इस प्रकार के या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुनाने आ गया। भाग्य विधाता लोकशाही के जो जनता की आवाज़ उठाए उन्हें आंदोलन जीवी कहते हैं, जो देश के हितों को रौंदे उस पाकिस्तान से मैच खेलते हैं। किस प्रकार का जमाना। हमें आशा है जिस प्रकार से मोदी जी ने राम जन्मभूमि की पीड़ा को समझा था, जिस प्रकार से उन्होंने धारा 370 को हटाया था, आने वाले समय में फिर कोई शासक देश की उस पीड़ा को समझे, लोकशाही के मर्म को समझे, देश में जातिवाद का ये घिनौना कुकृत्य चल रहा है उसे हटा के सबको भारतीय समझकर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और जो भारत के विभाजन के लिए कट्टरपंथी तत्व हैं उन पर अंकुश लगाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। जब कि ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, तभी प्रदेश का कोई, देश का कोई भी क्षेत्र इस राष्ट्र से अलग नहीं है। जब राष्ट्र मजबूत होगा तभी विश्व खुशहाल होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही विश्व में सबकी खुशहाली की कामना करती है। नहीं तो केवल इस प्रकार से, जिस प्रकार से नाटो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, इस्लामिक देश अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईसाईयत के देश अपना धर्मांतरण से लेकर राष्ट्रांतरण को लगे हुए हैं, वामपंथी अपनी विचारधारा में लगे हुए हैं, वर्ग संघर्ष में लगे हैं। केवल भारतीय संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया। देश पे लगे पिंक रेवल्यूशन, गो हत्याबंदी का कलंक मिटना चाहिए। निरपराध पशुओं के कत्ल भारतीय नहीं हो सकता है। ये कसाई खाने बंद हो, राष्ट्र मजबूत हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आह्वान करते हैं कि तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। ये हम सब का दायित्व है। इस देश के लिए जितना मोदी जी, राहुल जी और अन्य नेताओं को चिंतित होने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा चिंतित हमें होना चाहिए। हमें दलीय दलदल में फंसने के बजाय राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित होना चाहिए। तभी भारत आगे बढ़ेगा, महाशक्ति बनेगा।
जय हिंद, जय भारत।